नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर चूजिंग माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी द भारतीय न्याय संहिता। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन के बारे में। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। This content is for general information only and not legal advice. Consult a licensed attorney for advice specific to your situation. We are not responsible for any actions taken based on this content. दोस्तों, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। और जनरल एक्सेप्शंस को हम जनरल डिफेंसेस भी बोलते हैं। ओके, तो आपने कई बार सुना होगा कि जो कुछ वकील साहब होते हैं, क्रिमिनल लॉयर होते हैं, तो उनका क्या होता है कि अरे टेंशन मत लीजिए, आपको हम बचा लेंगे। तो जो बचाने का ठीक है जो तरीका होता है वो कहीं ना कहीं जनरल एक्सेप्शन होता है। उसी वजह से वो इतने चौड़ में रहते हैं कि हाँ भैया हम आपको बचा लेंगे किसी तरीके से, क्योंकि आपको किसी ना किसी तरीके से कोई लूप होल या लूप होल नहीं कहेंगे, एक मशीनरी जो क्रिएट किया गया है ताकि जो कुछ व्यक्ति हों उसमें ऐसे सर्कमस्टांसेस राइज हुए हों जिसमें उसने कोई ऐसा एक कमिट किया हो जो ना करना चाहता हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको बचाने के लिए जो मशीनरी दी गई है वो है जनरल एक्सेप्शन। ओके, तो इसीलिए सब लोग वकील साहब मैक्सिमम इसी का प्रयोग करते हैं। ओके, तो कह सकते हो कि जो जनरल एक्सेप्शन है ना, ये एक ढाल के तरीके से काम करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, तो युद्ध का ये क्रिमिनल युद्ध का ये ढाल है, इतना समझो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी आवर टॉपिक। तो अगर दोस्तों हम देखते हैं जो नया भारतीय न्याय संहिता हमारे पास आया है 2023 का, उसका जो चैप्टर 3 है, चैप्टर मतलब क्या हुआ कि कई खंड में बटा होता है। ठीक है, पूरा जो क्रिमिनल लॉ होता है, पहले प्रिलिमिनरी हो गया, पार्ट्स हो गया, जहां पर उसके बारे में दिया होगा, उसका एक्सटेंट होगा। पार्ट 2 में हो गया डेफिनेशन क्लॉज, और जो पार्ट 3 है या चैप्टर 3 है भारतीय न्याय संहिता 2023 का, वह बात करता है जनरल एक्सेप्शंस का। ठीक है, और अगर हम पुराना क्या कहेंगे उसे, आईपीसी जो था इससे पहले, ठीक है, इंडियन पीनल कोड, तो उसका चैप्टर 4 था जो जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करता था। तो इसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा फोकस कीजिए कि आपको भाई यही कंसीडर करना पड़ेगा कुछ भी हो, तो इसलिए आप चैप्टर 3 को ही आप याद रखिए। ठीक है, तो चैप्टर 3 जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 का, वह बात करता है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। ठीक है, तो जनरल एक्सेप्शन होता क्या है? तो जनरल एक्सेप्शन जो है यह कुछ एक्ट होता है, ठीक है, जो एक ऑफेंस में आता है, लेकिन उस चीज को या उस चीज से बचाने का जो काम करता है वह जनरल एक्सेप्शन करता है। ठीक है, तो वही मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह एक ढाल के तरीके से है जो कि यूज किया जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर में, ताकि जो अक्यूज है वह उस पेनाल्टी या उस पनिशमेंट से बच सके। ठीक है, तो ऑफेंस से बचने के लिए जो यूज होता है, ठीक, ढाल के तरीके से, उसे ही हम जनरल एक्सेप्शन कहते हैं। ये एक कह सकते हो क्रिमिनल लॉ की एक मशीनरी है जो दिया गया है ताकि एज ए डिफेंस यूज किया जा सके, ठीक है, अक्यूज के द्वारा, और वह किसी क्रिमिनल लायबिलिटी से एब्जॉल्व हो सके या बच सके। यही चीज है बेसिक मतलब इसका। और वैसे याद रखना हो तो मैं बताया ना कि ये भाई आपके युद्ध का एक ढाल है, क्रिमिनल लॉ का जो प्रोसीडिंग का युद्ध का है ये ढाल है, और इसी का मैक्सिमम टाइम यूज होता है। ठीक है, और इसी वजह से कई लोग बच भी जाते हैं। ओके, तो यही पूरा चीज था, इसमें जो मीनिंग है, और इस चैप्टर में ये चीज हो गया। अब हम देखते हैं कि एक और माइंड में आता है कि चलो ठीक है, अब जो अक्यूज्ड है उसने अगर क्लेम किया है कि सर मैं इस जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता हूं, मतलब मुझे जनरल डिफेंस मिलना चाहिए इस मैटर में या इस ऑफेंस में, तब तो कोर्ट कंसीडर ही करेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, सू मोटो आपने सुना होगा, तो सू मोटो का मतलब होता है कि जब कोर्ट के द्वारा सेल्फ कॉग्निजेंस लिया जाता है, मतलब कोर्ट खुद से किसी चीज को कंसीडर कर लेता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, तो उसे हम सू मोटो कहते हैं। तो ऐसा भी है कि अगर अक्यूज ने नहीं प्लीड किया है कोई डिफेंस, जनरल डिफेंस या जनरल एक्सेप्शन जो पार्ट 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिया है, तो जो कोर्ट है अगर एविडेंस के अकॉर्डिंग उसको लगता है कि कोई डिफेंस उस पर एप्लीकेबल है, ठीक है, तो जो कोर्ट है वह सो मोटो लेगा और उसमें उस डिफेंस को कंसीडर करेगा। इस चीज को कहा गया। दोस्तों वेरी वेरी सॉरी कि मैंने वो ट्राई किया बट इसके रिगार्डिंग केस नहीं ढूंढ पाया था, बट जब भी मिल जाता है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप उसको पा सकते हैं। अदरवाइज आप एक बार सर्च करना, इसको आपको केस भी मिल जाएगा। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, कि जो अगर क्या नाम है एविडेंस है कि कोई जनरल डिफेंस उस पर एप्लीकेबल हो सकता है, और इवन अक्यूज ने उसको प्लीड भी नहीं किया है, तो उस एविडेंस के आधार पे जो ऑनरेबल कोर्ट है उनके द्वारा सो मोटो लिया जा सकता है, और जनरल डिफेंस को कंसीडर करके उस व्यक्ति को एब्जॉल्व किया जा सकता है क्रिमिनल लायबिलिटी से। ठीक है, तो ये हुआ इतना बेसिक। अब इसके आगे चलते हैं, और एक चीज और ध्यान देना है कि जो ये पार्ट 3 है ना, या चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 है, वह सेक्शन 14 से 44 तक दिया गया है। और पहले क्या था, 96 से 106 था आईपीसी में। ये भी याद रखना, याद रखो ना याद रखो आईपीसी को, लेकिन अब कम से कम जो भारतीय न्याय संहिता है ना उसको याद रखना कि सेक्शन 14 से 44 तक दिया है। ठीक है, जनरल डिफेंस या जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, एक चीज याद रखना। अब देखो भाई, अब सेक्शन वगैरह दिया है, किसी एक्ट में दिया है, तो एक्ट में दिया है तो कैसे आया होगा, एक पास हुआ होगा। तो जब कोई भी डिफेंस या कोई चीज किसी एक्ट में दिया हो जो पास होकर आया है, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के द्वारा, तो उसे हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कानून के द्वारा बनाया गया है। तो इसीलिए जो जनरल डिफेंसेस हैं पार्ट 3 या चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के, जो कि सेक्शन 14 to 44 में दिए गए हैं, वह स्टैट्यूटरी जनरल डिफेंस है। ठीक है, ये चीज याद रखना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर वही चीज हम देखें, जो इंग्लैंड अपने आप को बहुत क्या नाम है, हम लोग बताने आए थे कि भैया हमारी सभ्यता बहुत आगे है, ये वो, ठीक है, और आप लोग को हम क्या कहते हैं, सिविलाइज बनाएंगे। इवन उनके पास भी आज स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, इतना ज्यादा लेवल पे वहां पर एनार्की है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसलिए जो इंग्लैंड है वहां पर कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है जैसा भारत में है। ठीक है, पार्ट चैप्टर 3। ठीक, तो वे क्या करते हैं, वे कॉमन लॉ डिफेंसेस को यूज करते हैं, ठीक है, जो कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है। ये चीज भी याद रखना, एक जनरल डिफरेंसेस हैं जो कि इंडिया और क्या कहते हैं इंग्लैंड के रिगार्डिंग है। ठीक है, इसको याद रखना।
ठीक, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज। ओके, तो अब एक चीज है कि भाई इंग्लैंड के पास स्टैट्यूटरी प्रोविजन है नहीं। अब देखो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमको इसी में लिमिट रहना है। एक चीज ध्यान रखना है कि भैया फैक्ट एंड सर्कमस्टांस को इस तरीके से क्रिएट करना है कि कोई जो ऑफेंस है वह किसी ना किसी तरीके से इसी सेक्शन में फॉल कर जाए 14 to 44 जो कि पार्ट या चैप्टर 3 में दिया है, ठीक है। लेकिन अब वहीं इंग्लैंड का देखा जाए तो इंग्लैंड में भाई ऐसा कुछ है नहीं कि सेक्शन फिक्स है, तो उनका क्या है भाई ओपन है, तो इसलिए वो नए नए जनरल डिफेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, इससे उनका एरिना बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल भी उनके लिए है, बट ऑन अनदर हैंड ये एक एनआरकी क्रिएट करता है और कह सकते हैं अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है या अनकंटिन्यूटी क्रिएट करता है जनरल डिफेंसेस को एक्सरसाइज करने में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप समझ आ गया होगा आपको। अब एक चीज और ध्यान रखना कि भाई ये जनरल डिफेंस दिया क्यों जाता है या जनरल एक्सेप्शन दिया क्यों है, क्योंकि कोई भी जो ऑफेंस होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। मतलब कोई भाई कोई चीज आपने कर दिया, ठीक, तो एब्सोल्यूट तो है नहीं, हो सकता है कि आपका उसमें करने की इच्छा नहीं थी लेकिन आपने कर दिया, कुछ सर्कमस्टांस राइज हुए, तो वहां पर आपको अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए जो ऑफेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है और उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस राइज होते हैं, इसलिए एक्सेप्शन दिए हैं। तो इसी चीज को देखते हुए जो चैप्टर 3 है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। इंट्रोड्यूस किया नहीं है, इंट्रोड्यूस पहले से था ही लेकिन दूसरे में था, तो लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता के मेकर्स हैं उनके द्वारा चैप्टर 3 में इसको कंसीडर किया गया, क्योंकि भाई कोई भी ऑफेंस एब्सोल्यूट नहीं है और एक्सेप्शन होते हैं, तो उस एक्सेप्शन को इजीली एक्सरसाइज किया जा सके, इसलिए सेपरेट चैप्टर 3 को इंट्रोड्यूस किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में, जो कि एंटायर मतलब पूरे भारतीय न्याय संहिता पे लागू होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, क्या कंफ्यूजन होगा कि भैया आपने बताया कि सेक्शन 14 to 44 अगर देखा जाए, ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि जो जनरल एक्सेप्शन भारतीय न्याय संहिता में दिए हुए थे और इंडियन पिनल कोड में दिए थे पहले, और अभी जो भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है उसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, मतलब कह सकते हैं 99.9% सिमिलरिटी है, ठीक, क्योंकि पहले भी अराउंड 30 सेक्शन थे, 76 सेक्शन 76 से 106 तक दिया हुआ था, ठीक है, 30 सेक्शन उधर हो गए, चैप्टर 4 में दिया था आईपीसी में, ठीक है। अब जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसमें 14 to 44, तो इसमें भी 30 सेक्शन दिए हुए हैं, तो सेक्शन में हेरफेर नहीं हुआ है, उतने ही सेक्शन दिए हैं, ठीक है। तो एक चीज हो गया सिमिलरिटी। अब दूसरा क्या है भैया कि इसमें कुछ स्लाइटेस्ट चेंज हुए हैं, तो अब इसमें भैया स्लाइटेस्ट चेंज क्या है, तो स्लाइटेस्ट चेंज का मतलब कि कुछ क्या नाम है वर्ड यूज हुए होंगे, तो वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है, बट जो प्रोविजन थे जिस तरीके से स्टार्ट होता था सेम टू सेम वही है। तो एक चीज आपको नोट करके रखना है भाई, ओके। नाउ लेट्स मूव एट इन सीरियस ऑफ द पार्ट। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपको जो लिटरल मीनिंग था वो समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं कि जो चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 है जो कि सेक्शन 14 to 44 है, वह बात करता है जनरल डिफेंसेस के रिगार्डिंग। तो अब इसमें है क्या, इन शॉर्ट इसमें देखते हैं, ओके। तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जो कि यूज किया जा सकता है, ठीक है, अगर किसी ने या किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उससे एस्केप करने के लिए, मतलब उसमें जो आपके ऊपर लायबिलिटी लेवी की जाती, आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो आपको सजा मिलती है, वो सब होता ना, तो उससे बचने के लिए कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं कि इस कंडीशन में आप बच सकते हैं, ठीक है, उस क्या नाम है क्रिमिनल लायबिलिटी से, अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो। पहला चीज तो ये हो गया। देखो अगर आपने भाई नॉर्मली मर्डर कर दिया तो आपको मर्डर का अवार्ड तो मिलेगा ही, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस था, ठीक है, जो कि इसमें मेंशन है सेक्शन 14 to 44, ठीक है, चैप्टर 3 में, अगर उसमें अगर आपने कोई चीज ऐसा कुछ किया है, ऑफेंस वगैरह कमिट किया, तो उसमें आपको छूट दिया जाता है, ठीक है। तो वही है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। पहला चीज तो ये दिया है इन शॉर्ट, ठीक है, चैप्टर 3 में। और दूसरा क्या किया गया है कि भाई देखो अगर जितना भी प्रोविजन दिया गया है या जितना सेक्शन दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में, अगर हर एक सेक्शन के साथ अगर हम वहां पर ये जो लगभग 30 सेक्शन में जनरल डिफेंसेस को डिफाइन किया गया है उनको अगर लिखते तो कितना बार रिपीट करना होता, मतलब अगर आपको क्या नाम है, अगर आपको मर्डर के साथ आपको ये सारा कुछ डालना है सेक्शन कि मर्डर में जो एक्सेप्शन होगा या कहते हैं जनरल एक्सेप्शन होगा वह सेल्फ डिफेंस भी होगा, तो आप सेल्फ डिफेंस के भी उसमें सेक्शन डालते, अगर नेसेसिटी था तब आपने मर्डर किया, तो क्या होता है कि वहां पर बहुत बार आपको रिपीट करना पड़ता हर एक सेक्शन के साथ जनरल डिफेंस को। इसलिए इन शॉर्ट जो चैप्टर 3 है उसमें सारे जनरल डिफेंसेस को लिख दिया गया और कह दिया गया कि भाई ये पूरे सेक्शन पे एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए इन शॉर्ट जो चैप्टर 3 है वह एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस को बताता है कि कब एक इंडिविजुअल जिसने ऑफेंस कमिट किया है वो बच सकता है, ठीक है, एस्केप कर सकता है लायबिलिटी से जो ऑफेंस उसने कमिट किया है। और इसमें एक जगह पे सारे जनरल डिफेंसेस को दे दिए गए हैं 14 to 44, ठीक है, ताकि जो हर एक सेक्शन के साथ इसको रिपीट ना करना पड़े, ठीक, ये चीज था। तो आपको इन शॉर्ट जो चैप्टर 3 का ऑब्जेक्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन, देखते हैं इसमें कि भाइयों अगर कोई व्यक्ति, देखो ऊपर हम लोग देख चुके हैं दो कंडीशन था, या तो आप क्लेम करते हैं कि हम इस क्या नाम है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में फॉल करते हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस मतलब आप किसी सेक्शन में 14 to 44 में फॉल करते हैं, ठीक है, तब आपको मिलता था, ठीक, जनरल एक्सेप्शन। लेकिन अगर आप, और दूसरा क्या कंडीशन था कि या तो कोर्ट के पास ऐसे प्रूफ आ जाए, एविडेंस आ जाए और सो मोटो ले ले। अब सो मोटो तो अलग चीज है भाई, सो मोटो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब अगर कोई बंदा जाके खुद से क्लेम कर रहा है तो उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या मतलब कि अगर आप अक्यूज हैं और आप जा रहे हैं, ठीक है, क्लेम कर रहे हैं कि भैया मैं इस जनरल सर्कमस्टांस में फॉल करता हूं और मुझे जनरल डिफेंस मिलना चाहिए, तो उस कंडीशन में किसको ये प्रूव करना पड़ेगा, अक्यूज को या प्रोसिक्यूशन को। प्रोसिक्यूशन मतलब कि जिसने केस फाइल किया है, ठीक है, ठीक, जो विक्टिम है उसको कह सकते हैं, ठीक। तो इस केस में इसके रिगार्डिंग हम इसमें देखते हैं, ठीक है, कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है। तो जनरली क्या है कि हमारे इंडियन क्रिमिनल सिस्टम में जो प्रोसिक्यूशन होता है, मतलब जो केस को लाता है कोर्ट में, ठीक है, जिसके साथ कुछ गलत घटना घटित होती है, जिसके साथ कोई ऑफेंस कमिट होता है, या उसको हम कह सकते हैं विक्टिम, ठीक है, लीगल टर्मिनोलॉजी में। तो जो विक्टिम होता है, ठीक, उसके तरफ से स्टेट केस लड़ता है, तो जो प्रोसिक्यूशन होता है उसको हमारे इंडिया में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब कि
1% का भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि जिस बंदे के खिलाफ आपने ऐसे एक्यूजेशन लगाए हैं, ठीक है, वह उस ऑफेंस को कमिट किया है कि नहीं। क्योंकि इंडिया का कानून कहीं ना कहीं इस तरीके से है कि चाहे 100 दोषी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। इस कांसेप्ट से समझ लो चलता है, ठीक है, पूरा कहानी। तो इसलिए इसमें क्या है कि इन जनरल जो प्रोसिक्यूशन है उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। इसलिए देखो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि बंदे छूट जाते हैं, क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट भाई इसलिए इतना प्रूव करना इजी नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फैक्ट एंड सर्कमस्टांस को क्या कहते हैं मोड़ना तोड़ना भाई बहुत आसान है कि नहीं। तो दिस इज आल्सो प्रॉब्लम, बट क्या है बर्डन ऑफ प्रूफ के रिगार्डिंग पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा ये है कि भैया अगर ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये तो पहला हो गया, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में कि प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। लेकिन अब कोई बंदा जो अक्यूज है वह जाके अब भैया क्लेम कर रहा है कि हम जनरल एक्सेप्शन में फॉल करते हैं, तो उस केस में उसको बंदे को प्रूव करना पड़ेगा, मतलब अक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि वह उसका जो केस है या उसने जो ऑफेंस कमिट किया है वह जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है। अब पूछोगे सर कहां लिखा है, ठीक है भाई कहां लिखा है, कि भाई क्या नाम है, आप लोग एडवोकेट हो और लॉयर्स हो तो आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए कहां लिखा है, इस चीज को जानने के लिए सेक्शन 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, जो कि कहता है कि अगर अक्यूज्ड को अपना केस, ठीक है, अपना केस अगर जनरल एक्सेप्शन में फॉल कराना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा कि वह प्रूव करे कि उसका केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, मतलब सेक्शन 14 टू 44 में किसी सेक्शन में फॉल करता है, तभी उसको एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है, जनरल डिफेंस एक्सरसाइज करने को मिलेगा। ये चीज है, ठीक है, यही चीज इसमें पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक। तो अब इसको रीड करने की कोई जरूरत नहीं, इतना समझ लेने, एक बार पॉज करके रीड कर लेना, लेकिन यही लिखा है। और दूसरा चीज ये लिखा है कि जो कोर्ट होगा, कोर्ट पहले मान लेगा कि वहां पर ऐसे सर्कमस्टांस नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जनरल एक्सेप्शन देने के लिए सर्कमस्टांस नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर, क्लेमेंट के ऊपर, अक्यूज के ऊपर, कि अक्यूज आके प्रूव करे, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी मान चुका है कि भैया ऐसे सर्कमस्टांस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अब कोर्ट के सामने आके अक्यूज प्रूव करे कि भैया उस जनरल सर्कमस्टांस में मेरा केस फॉल कर रहा है और मुझे जनरल एक्सेप्शन दिए जाने चाहिए, और जो क्रिमिनल लायबिलिटी मेरे ऊपर थोपी जा रही है उससे मुझे एब्सॉल्व करना चाहिए, मतलब मुझे छुटकारा मिलना चाहिए, ओके। तो यही चीज बात करता है सेक्शन 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब पूछो कि सर इससे पहले किसमें था, तो इससे पहले जो था इंडियन एविडेंस एक्ट 1882 के सेक्शन 105 मतलब 105 में था, ठीक है, और अब ये रिप्लेस हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 108 से। ये चीज याद रखना, ठीक है, 108 याद रखते यार वो बहुत है, ठीक है, ठीक। अब एक चीज और है कि सर आपने बता तो दिया ऐसे, तो क्या कुछ सेक्शन 108 और सेक्शन 105 में कुछ चेंज हुए हैं कि सेम टू सेम डिक्टो छाप दिया गया है? तो दोस्तों ये डिक्टो छाप दिया गया है। देयर इज नो चेंज बिटवीन सेक्शन 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एंड सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1882, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इतना तो समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब भाई आप कहोगे कि सर चलो मैंने मान लिया कि सेक्शन 14 से 44 जो पार्ट 3 या चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिया है, अब उसको हम कैसे मान लें कि ये पूरे भारतीय न्याय संहिता पे लागू होता है, हर एक सेक्शन पे कहां लिखा है, मतलब कोर्ट को सबूत चाहिए भैया, आप लोग वकील लोग हो, ठीक है, और आप लोग अपकमिंग और बडिंग लॉयर्स हो, तो आपको जानने का अधिकार है, और उसको मैं बताऊंगा कि कहां लिखा है ऐसा कि जो चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है 2023 का वो क्यों एप्लीकेबल है पूरे भारतीय न्याय संहिता 2023 के पीनल सेक्शन पे, ठीक है। पीनल सेक्शन मतलब जिसमें थेफ्ट हो गया सारा कुछ जो है उसमें क्यों एप्लीकेबल है, क्यों उस पे लागू होता है इस चीज को, ठीक है। तो इस चीज के बारे में जो लिखा गया है वह हमारा जो नया भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसके सेक्शन 3 में लिखा गया है, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में, ठीक है। और जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसका सेक्शन 3 जो है जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात करता है, ठीक है, ठीक। तो अब इसको देखते हैं कि जो चैप्टर 3 है वो क्यों पूरे भारतीय न्याय संहिता 2023 पे लागू होता है। तो इसका जो सब सेक्शन 1 है सेक्शन 3 का उसको हम देखते हैं। तो लिखा है कि थ्रू आउट दिस संहिता, थ्रू आउट मतलब क्या होगा कि मतलब पूरे भारतीय न्याय संहिता पे जो कि 2023 का है उस पे थ्रू आउट दिस संहिता मतलब BNS 2023, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब हर एक परिभाषा जो एक ऑफेंस की दी हुई है, ठीक है, और हर एक प्रोविजन जो किसी को पेनाल्टी देता है, पनिशमेंट देता है, पीनल प्रोविजन, और हर एक उदाहरण इलस्ट्रेशन जो कि डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन के रिगार्डिंग दिया गया है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से समझेंगे, शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस, ठीक है। तो उसको हम किस हिसाब से समझेंगे, उसको अलग नहीं समझेंगे, उसको हमें जनरल एक्सेप्शन जो कि चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है उसके साथ में समझना है, ठीक है, सेपरेटली नहीं कि भैया बस खाली मर्डर पढ़ लिए। अब मर्डर को अगर पढ़ रहे हो आप तो मर्डर को जो चैप्टर 3 है, ठीक है, जो कि जनरल एक्सेप्शन कंटेंट करता है उसके साथ में पढ़ना है, मतलब कि मर्डर का डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि इसमें जनरल एक्सेप्शन लागू होगा कि नहीं, क्या बंदे ने मर्डर नेसेसिटी में किया, क्या सेल्फ डिफेंस में किया, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। तो यही चीज इसमें बताता है, ठीक। दाउ दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन पीनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन, और इसमें ये भी लिखा गया है कि हम मानते हैं कि उसको चैप्टर 3 में रख दिया गया है जनरल एक्सेप्शन के, और उसको रिपीट नहीं किया गया हर बार हर एक डेफिनेशन या पीनल प्रोविजन या इलस्ट्रेशन के साथ, लेकिन उसको हमको उसके साथ में समझना है, इस चीज को बताया गया यहाँ पर। तो इससे आपको भैया वकील साहब आपको प्रूफ मिल गया होगा कि सेक्शन 3 जो है उसका सबसेक्शन 1 वह बनाता है हमारे क्या नाम है चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि सेक्शन 14 टू 44 है उसको एप्लीकेबल बनाता है पूरे आईपीसी पे, सॉरी आईपीसी याद आता है ना, मींस भारतीय न्याय संहिता पे 2023 के, ओके। सो नाउ लेट्स मूव एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। मुझे लगता है कि इसको आप समझ गए होंगे, ओके।
तो दोस्तों अभी तक तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि जो जनरल एक्सेप्शंस हैं या जनरल डिफेंसेस हैं जो कि चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिए हैं, उनका क्या मतलब है, क्या चीजें हैं, उसकी लिटरल मीनिंग क्या है और वह कैसे पूरे आईपीसी पे लागू होता है, उसको हमने सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में देख लिया। ठीक, इतना तो देख लिया, अभी चीज समझ में आ गया, थोड़ा सेक्शन मिला उसके लिए। लेकिन अब भाई आप लॉयर हैं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या जो क्या कहते हैं जनरल एक्सेप्शंस हैं वह लोकल और स्पेशल लॉ पे एप्लीकेबल है कि नहीं, और अगर नहीं आया है तो भाई एक सोचने वाली बात है, आपको आना चाहिए आपके माइंड में सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब इस चीज को देखते हैं। तो अब ऐसे तो सोचेंगे हाँ सर आएगा क्यों नहीं, वो भी तो सर लॉ ही है, उस पर भी लगेगा। नहीं भैया, आप जैसे मैंने बोला यू आर बडिंग लॉयर्स और एस्टैब्लिश्ड एडवोकेट जो भी, या हमारे जो दोस्त जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो प्रूफ चाहिए ना कि कैसे मान लें। क्योंकि अगर आपने सेक्शन 3 और उसका सबसेक्शन 1 पढ़ा होगा तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि जो चैप्टर 3 जो है भारतीय न्याय संहिता का वह लोकल लॉ और जो स्पेशल लॉ है उस पर लागू होगा कि नहीं। अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई कहीं क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं लेजिस्लेचर ने कुछ गलती तो नहीं कर दी, लेकिन लेजिस्लेचर कभी गलती नहीं करता। ठीक है, उसी को समझने के लिए अब उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि हर एक डेफिनेशन पे लागू होगा। ठीक है, हर एक डेफिनेशन पे लागू होगा, तो उसको हम देखते हैं। तो इन जनरल जो है, ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस का उसका जो एप्लीकेबिलिटी है वह बहुत वाइड है, और जनरल एक्सेप्शन केवल भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड ऑफेंसेस पे नहीं लागू होते। ठीक है, जय इनका जो एप्लीकेशन है वो एक्सटेंड करता है स्पेशल और लोकल लॉ पे भी। ठीक है, तो अब इसको आगे समझते हैं। अब दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कि जनरल एक्सेप्शन जो है वह लोकल और स्पेशल लॉ पे लागू होते हैं कि नहीं, ये बहुत लोचा वाला था। ठीक है, उसके लिए एक धमाकेदार सेक्शन आता है फिर भारतीय न्याय संहिता से, जो कि सेक्शन 2 का क्लॉज 24 है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्लैरिफाई कर देता है कि जो जनरल एक्सेप्शन है वह लागू होंगे लोकल लॉज और स्पेशल लॉज पे भी। ठीक है, लेकिन अगर आप जब बेरेक में जाओगे पढ़ोगे ना तो इतना घोचकोट टाइप का बना हुआ है सेक्शन कि आप, मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाओगे वहां से। तो इसलिए मैंने इस पर काफी एफर्ट डाला है और इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ कैसे जो जनरल एक्सेप्शन है वह लोकल लॉ पे या स्पेशल लॉ पे लागू होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया कि दोस्तों को जो सेक्शन 2 जो है वो भाई डेफिनेशन क्लॉज के रिगार्डिंग है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में, और उसी का जो क्लॉज 24 है वह डिफाइन करता है ऑफेंस को, मतलब कि ऑफेंस होगा क्या। ठीक, तो इसमें हमने इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो जो सेक्शन 2 और जनरल क्लॉज का डेफिनेशन क्लॉज का क्लॉज 24 है वह बताता है कि केवल, ठीक है, जो चैप्टर और सेक्शन सब क्लॉज ए और बी में दिए हैं, सब क्लॉज ए और बी अलग से लिख दिया गया। ठीक है, इसमें दिए हैं, इसको छोड़ के देखो चैप्टर्स बीच में दिए हैं, चैप्टर देखो चैप्टर 3 दिया है। ठीक है, अब इसको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ना समझना तो इसको वीडियो को पॉज करके फिर से देखना। ठीक है, और तो क्या कहा गया कि चैप्टर्स और सेक्शन मतलब ए और बी में जो भी किसी भी चैप्टर के बारे में बात किया गया या सेक्शन के बारे में बात किया गया उनको छोड़ के एक्सेप्ट, ठीक है, जो ऑफेंस का मतलब है, मतलब कोई ऑफेंस हुआ है उसका मतलब है कि कोई भी चीज जो कि इस संहिता में पनिशेबल है, मतलब इस संहिता का मतलब क्या हुआ कि भारतीय न्याय संहिता में अगर कोई भी चीज अगर पनिशेबल है तो उसका मतलब होगा ऑफेंस। तो ऑफेंस का डेफिनेशन सीधा सा है किस के लिए, भारतीय न्याय संहिता के लिए, कि भारतीय न्याय संहिता में कोई भी ऑफेंस अगर पनिशेबल है इसके द्वारा तो उसे हम ऑफेंस मानेंगे। लेकिन वहीं पर इसने एक्सेप्ट वाला पढ़े थे ना कि लेकिन इस ऑफेंस के डेफिनेशन को हम चैप्टर्स और जो सेक्शन दिए हैं सब क्लॉज ए और बी में यहाँ उस पर लागू नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पर क्या लागू होगा इसको देखते हैं। तो इसका जो क्लॉज ए है वह कहता है कि चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 मतलब क्या हुआ दोस्तों, जनरल डिफेंस, जनरल एक्सेप्शंस, जो कि 14 to 44 आप भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिए हैं। तो चैप्टर 3 और कुछ जो सेक्शन दिए हैं, सारा तो रीड नहीं करके एक बार रीड करना। तो चैप्टर 3 और ये जो सारे सेक्शन दिए हैं, ठीक है, इसमें अगर कहीं भी ऑफेंस वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि कोई भी चीज जो कि भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल है या तो किसी स्पेशल लॉ में पनिशेबल है या लोकल लॉ में पनिशेबल है। तो समझ के दोस्तों कि जब हम जनरल डेफिनेशन जनरल एक्सेप्शन को पढ़ेंगे तो वहां पर ऑफेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कि पनिशेबल है भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा या किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के द्वारा। तो जो यह क्लॉज सब क्लॉज ए है इसमें, ठीक है, इस डेफिनेशन में, ठीक है, ऑफेंस के, तो ये क्लियर कर देता है कि जो चैप्टर 3 है वह ना ही केवल भारतीय न्याय संहिता पे लागू होता है बल्कि ये किसी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पे भी लागू होता है। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गया वहां से। अब इसी के आगे इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको पढ़ लेना। तो इसमें भी ऑफेंस की रिगार्डिंग बताया गया कि कुछ और सेक्शंस हैं सेक्शन के, उसमें ऑफेंस का मतलब होता है कि कोई भी एक जो पनिशेबल हो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में, ठीक है, 6 मंथ के लिए या उससे ज्यादा बिना फाइन के या फाइन के साथ। तो ये अलग डेफिनेशन दिया गया है। लेकिन हमको क्या चेक करना था कि जो चैप्टर 3 है वह क्या नाम है, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पे लागू होता है कि नहीं, तो लागू होता है। ठीक है, तो इन जनरल ऑफेंस का मतलब कि कोई भी चीज जो कि पनिशेबल है भारतीय न्याय संहिता में, वहीं पर ऑफेंस का मतलब चैप्टर 3 के रिगार्डिंग हम मानते हैं कि कोई भी चीज जो कि किसी भारतीय न्याय संहिता में या तो पनिशेबल हो या तो किसी स्पेशल लॉ में पनिशेबल हो या लोकल लॉ में पनिशेबल हो। ठीक है, तो यहां से जो सेक्शन 2 क्लॉज 24, ठीक है भारतीय न्याय संहिता 2023 का, एक क्लैरिफाई कर देता है, ठीक, कि जो चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है वह पूरे भारतीय न्याय संहिता पे लागू होता है, लोकल लॉज पे भी लागू होता है, ठीक है, और स्पेशल लॉज पे भी लागू होता है। तो ये चीज यहां जो दिक्कत थी वो आपको समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट।
तो दोस्तों जो पीछे पढ़ के आए उसी को यहाँ पर नोट में लिख दिया गया है कि मतलब जो चैप्टर 3 है, मतलब चैप्टर 3 आपको कितना बार सेक्शन रिपीट करवा चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता का 14 to 44 जो दिया गया सेक्शन, वह बात करता है जनरल एक्सेप्शन के बारे में, जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात कर चुके हैं। और जो सेक्शन 2 है और उसका क्लॉज 24 है, जनरल डेफिनेशन क्लॉज जो है, ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 का, वह बताता है कि ऑफेंस का मतलब, जब भी अगर ऑफेंस वर्ड यूज हुआ है जनरल एक्सेप्शन में, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कि पनिशेबल है भारतीय न्याय संहिता में, संहिता मतलब भारतीय न्याय संहिता में, या किसी स्पेशल लॉ में, या किसी लोकल लॉ में। अब इसको समझने के लिए थोड़ा देखते हैं कि अगर सेक्शन 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता को देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई एक्ट होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, जो कि लॉ के द्वारा बाउंड है, या वह मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ उसके द्वारा, और उसने बिलीव कर लिया ऐसा कि वह लॉ के द्वारा बाउंड था उस चीज को करने के लिए, तो इसमें उसको छूट दे दिया जाता है। ठीक, तो इसी को हम पढ़ें अगर इसी को, तो इसमें क्या लिखा है, नथिंग इज एन ऑफेंस। तो यहाँ दोस्तों जो ऑफेंस वर्ड यूज हुआ है, इसको अगर हम सेक्शन 2 क्लॉज 24 को हम के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करें, तो यहाँ ऑफेंस का मतलब कि कोई भी चीज जो कि भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल है, या किसी स्पेशल लॉ में पनिशेबल है, या लोकल लॉ में पनिशेबल है, तो उसको हम ऑफेंस मानेंगे। तो कुल मिला के अगर कहा जाए, यहाँ देखा जाए तो सेक्शन 14 किस पे एप्लीकेबल है, भारतीय न्याय संहिता पे भी एप्लीकेबल है, स्पेशल लॉ पे भी एप्लीकेबल है, और लोकल लॉ पे भी एप्लीकेबल है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, और अभी पूरा चीज हम आगे पढ़ेंगे, इसको बस थोड़ा समझाना कि ऑफेंस का मतलब क्या होता है इसमें, इसलिए मैंने इस सेक्शन को यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके, तो ये चीज है इसमें। तो अगर हम देखें तो भाई जो जनरल एक्सेप्शन है वो अगर लोकल लॉज पे एप्लीकेबल है या स्पेशल लॉज पे एप्लीकेबल है, तो अगर क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड अगर देखें तो एक पॉक्सो था, पॉक्सो एक 2012 का, तो उस पर भी आप ये चीज हम समझ गए कि जो जनरल एक्सेप्शन है चैप्टर 3 का वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति पॉक्सो 2012 के अंदर अगर क्या नाम है चार्ज होता है, तो उस पर भी जनरल एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगा। ये चीज है इसमें। नाउ लेट्स मूव एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब अभी तक हम समझ गए कि लिटरल मीनिंग क्या है जनरल एक्सेप्शन का। जनरल एक्सेप्शन भारतीय न्याय संहिता पे भी लागू होता है, लोकल लॉज और स्पेशल लॉज पे भी लागू होता है। अब इसमें आगे देखते हैं कि भाई जो एकेडमिक पर्पज के लिए, मतलब इन जनरल अगर हम देखेंगे सेक्शन 14 to 44 चैप्टर 3 को, तो उसमें भाई कहीं पर भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है कि जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वो कैसे दो भाग में बढ़ गए, ये सारा चीज वहाँ नहीं दिया गया, लेकिन खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए और एकेडमिक पर्पज के लिए इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो पहला भाग है वो एब्सोल्यूट या कंप्लीट डिफेंस है, और जो दूसरा है वो पार्शियल डिफेंस होता है। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो एब्सोल्यूट डिफेंस है या कंप्लीट डिफेंस है, वो चीज किसमें दिया गया है, सेक्शन 14 to 44 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है। ठीक, तो अगर एक बार एब्सोल्यूट डिफेंस को मतलब सेक्शन 14 to 44 में से कोई भी डिफेंस आपके ऊपर लागू हो जाता है, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो इसका जो एंड रिजल्ट होगा, आप पूरी तरीके से छूट जाएंगे, नहीं कि 50% आपका सजा माफ कर दिया जाएगा। अगर आपका जनरल डिफेंस में फॉल हो गया भैया, तो आप कंप्लीटली बच गए, कंप्लीटली। ओके, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि ढाल है, ढाल, इसको याद रखना, अच्छे समझना। तो एब्सोल्यूट या कंप्लीट डिफेंस क्या होता है तो आप समझ गए होंगे। और ये कोई ऑफेंस स्पेसिफिक नहीं होता है, इसका एप्लीकेशन जो होता है जनरल इन नेचर होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये इसी ऑफेंस में मिलेगा, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता। एक जनरल एक्सेप्शन है, कई ऑफेंस पे लागू हो सकता है। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये ऑफेंस होता है एब्सोल्यूट या कंप्लीट डिफेंस वाला, ये किसी ऑफेंस स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, जनरल इन नेचर होता है, ये चीज समझ गए होंगे। अब दूसरा जो है कि दूसरा जो इसका डिवीजन हुआ वो है पार्शियल डिफेंसेस। तो ये जो डिफेंसेस होते हैं भाई ऑफेंस स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कुछ ही ऑफेंस में इसको दिया जाता है, और एब्सोल्यूट ऑफेंस में पूरी तरीके से छोड़ दिया जाता था। लेकिन इसमें कंप्लीटली आप नहीं छूटोगे, इसमें आपको लेस या सेवियर सेक्शन या पनिशमेंट के लिए लायबल ठहराया जाता है। मतलब आपको कोई बड़ा पनिशमेंट मिला है तो उसके लिए कम आपको पनिशमेंट दे दिया जाता है अगर आपको पार्शियल डिफेंसेस मिल जाते हैं तो ये चीज जो डिफरेंस है इसमें एब्सोल्यूट और पार्शियल डिफेंस में। तो एब्सोल्यूट डिफेंस के बारे में भाई जब हम सेक्शन 14 शुरू करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वहां से हम सारा कवर कर लेंगे। जो पार्शियल डिफेंस है वो छोटा है, इसको हम इसी वीडियो में कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो अब जो कहानी चलने वाला है आगे का वो है हमारा पार्शियल डिफेंस के रिगार्डिंग। नाउ लेट्स मूव एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। ओके, तो दोस्तों जो पार्शियल डिफेंस है इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि मैंने एक पर्सन की या एक व्यक्ति को मैंने मार दिया, ठीक है, और कैसे मारा था भैया, हमारा इंटेंशन नहीं था, लेकिन भाई तुरंत गुस्सा आ गया सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ये सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से मैंने मारा व्यक्ति को, उसके लिए उस केस में मैं मर्डर के लिए लायबल नहीं होऊंगा। इसमें मुझे अगर मुझे ये क्या नाम है ग्रेव एंड प्रोवोकेशन का मिल गया हमको एक्सेप्शन, क्योंकि देखो ग्रेव एंड प्रोवोकेशन केवल किसमें दिया जाता है, मर्डर के केस में। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं हम कि ऑफेंस स्पेसिफिक होता है पार्शियल डिफेंस। तो एक चीज याद रखना, ठीक, तो इसमें अगर मैंने फॉल करा दिया किसी तरीके से फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस एंड एविडेंस प्रूव करके कि मैंने उसकी मर्डर जो की है वह ग्रेव एंड प्रोवोकेशन सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से किया, तो हम अब मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे। अब हमारा केस चला जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो कि सेक्शन 105 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 में बताया गया है। तो इसमें हमको सजा कम हो जाएगी। वही हम बताया था ना कि इसमें क्या होता है कि ज्यादा सजा को कम सजा में चेंज कर दिया जाता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं छोड़ा जाता। तो ये चीज हो गया। अब क्यों मिलता है ये, इसलिए मिलता है क्योंकि अगर एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 101 ऑफ भारतीय न्याय संहिता पढ़ें तो उसमें मर्डर के रिगार्डिंग एक एक्सेप्शन दिया है, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। उसमें बताया गया कि अगर इस केस में अगर कोई मर्डर कॉज होता है, ठीक है, या कोई डेथ कॉज होता है, मर्डर नहीं है, डेथ कॉज होता है, तो उसे हम मर्डर न मान के उसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मान लेंगे, क्योंकि मर्डर में आपको पनिशमेंट ज्यादा मिलता है और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में कम मिलता है। ठीक है, तो क्या हुआ, पार्शियल डिफेंस इसमें मिल गया तो हम छूट जाएंगे, कम सजा में छूट जाएंगे। तो इसीलिए ये एक ऑफेंस स्पेसिफिक होता है और इसमें लेस सीवियर चीजें मिलती हैं, लेस सीवियर पनिशमेंट मिलता है। ये चीज समझ आ गया। अब इसके रिगार्डिंग एक बहुत ज्यादा फेमस केस है जिसका नाम था KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि बहुत फेमस केस है। इसमें भी
ग्रेव एंड सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, जो कि एक्सेप्शन 1 है सेक्शन 101 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, उसको दिया गया था छूट। अब इसके रिगार्डिंग मूवी भी है भाई, रुस्तम पावड़ी वाली आपने मूवी देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी, आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो वह भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 101 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के रिगार्डिंग ही है, जिसमें मर्डर हुआ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन भी कर देता है, उसको आप वॉच भी कर सकते हैं। नॉलेज मूव एंड सीरियस टॉपिक। तो दोस्तों हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि पार्शियल डिफेंस क्या होता है, उसके रिगार्डिंग केस भी एक बताया, केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इसमें हम देखते हैं, आपने जो पहला वाला उसका काइंड देखा था वो क्या देखा था, एब्सोल्यूट या कंप्लीट डिफेंस। और पिछले वीडियो में हम जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, पार्शियल डिफेंस था। तो दो काइंड के डिफेंस थे, इन जनरल उनका बाइफरकेशन होता है। तो हम लोग पार्शियल डिफेंस को देख चुके हैं। अब इसमें देखते हैं कि भैया ये एब्सोल्यूट डिफेंस है क्या, इसको भी कहीं तोड़ा मरोड़ा गया है? तो हाँ भाई, इसका भी दो डिवीजन किया गया है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस और दूसरा होता है जस्टिफाइबल डिफेंसेस। ठीक, तो एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस क्या होता है कि इन डिफेंस में, ठीक है, जो व्यक्ति है कोई चीज करता है, चीज मतलब क्या, ऑफेंस करता है, ठीक है, कोई ऑफेंस कर दिया, तो उसमें वह ये नहीं मना करता है कि मैंने एक्ट नहीं किया है, कि मैंने मर्डर नहीं, सॉरी, मैंने मारा नहीं है या कुछ नहीं किया है ऐसा, ठीक है। लेकिन इसमें वह कहता है कि लेकिन ऐसा मेरा मन नहीं था, ठीक है। क्या कहता है कि मैंने मारा है उसको, ये मैं नहीं कहता कि मैंने नहीं मारा है, मतलब कि मैंने एक्ट किया है, एक्ट क्रिया किया है, लेकिन मेरा मन नहीं था, मतलब वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था उसके लिए, वो करने के लिए, या उसका मेंस क्रिया नहीं था। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अगर कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए एक्टस क्रिया एंड मेंस क्रिया दोनों होना चाहिए। वो चीज अलग चीज है, जस्ट हमने बता दिया। लेकिन जो एक्सक्यूजेबल डिफेंस है, इसमें व्यक्ति के द्वारा यही डिफेंस किया जाता है कि मैंने मारा तो है, यह मैंने नहीं करता मैं, लेकिन मेरा ऐसा पहले से मूड नहीं था मारने को, मतलब मैं मेंटली ऐसा नहीं चाहता था उसको मारने के लिए। तो ऐसे जो डिफेंस लिए जाते हैं उसको एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस कहते हैं, जिसमें मैंने बहुत मेहनत करके जो नए सेक्शन हैं उसको डाले हैं भारतीय न्याय संहिता के। तो ये चीज देख लेना, पढ़ लेना, याद भी कर लेना कि सेक्शन में सारे एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस दिए गए हैं। जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इनफेंसी हो गया, इंसेंटी हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया। अब यहाँ मैं इसको नहीं करूंगा कवर पूरा, अगर मैं इसको करने लगा तो भाई वीडियो बहुत लंबा होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है। तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो वन बाय वन सारी चीजों को कवर करेंगे। यहाँ जस्ट मैं समझाना चाहता हूँ कि एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस में कौन कौन से जो डिफेंस हैं, ठीक है, वो फॉल करते हैं एब्सोल्यूट नेचर वाले। ठीक, अब जस्टिफाइबल डिफेंस में क्या कहा गया है कि अब इसमें तो भाई और ज्यादा की, इसमें क्या कहते हैं भैया जी आगे कि भैया हम तो ना ही यही मना कर रहे हैं कि मैंने उनको नहीं मारा है, ठीक है, मैंने मारा भी और मेरा उस टाइम में मेंटली उनको मारा है, ऐसा नहीं कि मुझसे गलती से हो गया, मतलब वहां पर मेंस क्रिया और एक्टस क्रिया दोनों था। लेकिन अब क्या करें, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस राइज हो चुके जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा अगर जिसमें डिफेंस लिया जाता है वो जस्टिफाइबल डिफेंस होता है, और इसी डिफरेंट सर्कमस्टांस की वजह से इसको टॉलरेट या एक्सेप्ट किया जाता है व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। तो इसी को हम जस्टिफाइबल डिफेंस कहते हैं। अब जस्टिफाइबल डिफेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर देख लो, जैसे प्राइवेट डिफेंस हो गया, इसके सेक्शन दिए हैं, याद करना, नेसेसिटी हो गया, ट्राइबलिटी हो गया, जुडिशियल एक्ट हो गया, कंसेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कोहेजन और ड्यूरेस हो गया। तो इसको हम वन बाय वन बाद में कवर करेंगे, बट इसको याद रखना कि जस्टिफाइबल डिफेंस का डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या क्या फॉल होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि जस्टिफाइबल डिफेंस है क्या। अब जैसे मान लो कि मैंने कोई मेरे ऊपर अटैक कर देता है और मैं उसको मार देता हूँ, क्यों मार दिया मैंने, प्राइवेट डिफेंस का यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि मैंने उसको जान के नहीं मारा, तो मेरा मेंटली मैंने उसको मारा है, मेंटली मैं एक्टिव था, मुझे पता था कि मैं मार रहा हूँ उसको, तो मैंने मेंस क्रिया भी परफॉर्म किया है, और मारा है तो एक्टस क्रिया भी परफॉर्म किया है। तो देखो यहाँ पर जब मैंने उसको प्राइवेट डिफेंस में मारा तो वहाँ दोनों परफॉर्म, लेकिन यहाँ पर मुझे प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि अगर मैं उसको ना मारता तो मुझे मार देता। तो इसीलिए कहा गया कि ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांस, अगर व्यक्ति ने एक्टस क्रिया मेंस क्रिया दोनों अप्लाई किया गया है, उसके बाद भी उसको जस्टिफाइबल डिफेंस मिल जाते हैं, क्योंकि इसको कंसीडर किया जाता है कि ये टॉलरेबल और एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एवरीवन के द्वारा, ठीक है। ये चीज इसमें बताया गया। अब इसका मुझे लगता है आपको सही समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या है भाई एक्सक्यूजेबल एंड जस्टिफाइबल डिफेंसेस, और वन बाय वन हम उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट, ओके। नाउ लेट्स मूव एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो दोस्तों अभी तक हम क्या देख रहे थे कि डिफरेंसेस देख रहे थे कि पार्शियल डिफरेंसेस क्या होते हैं, एब्सोल्यूट क्या होते हैं। पार्शियल के बारे में मैंने कुछ पढ़ लिया था, और एब्सोल्यूट का जो दो प्रकार होता है, जस्टिफाइबल एंड एक्सक्यूजेबल, उसको भी मैं पढ़ चुका हूं, और मैंने बताया कि उसमें बहुत सारे सेक्शन है, बेसिकली वही है पूरा, ठीक है, बेरेक में। तो उसको हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पार्शियल डिफेंसेस के बारे में बात किया था, तो उसको थोड़ा देख ले भाई, क्योंकि उसको फिर अलग से कुछ डिस्कस तो करना ही नहीं, क्योंकि वो किसी सेक्शन में फॉल नहीं करता, एक मतलब बाय जूरिस्प्रूडेंस उसको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो उसको सेपरेटली कर नहीं सकते। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग पार्शियल डिफेंसेस के रिगार्डिंग कुछ केस लॉ देखेंगे, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में बात भी कर चुके थे कि केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिस पे एक रुस्तम मूवी आई है, वह बेस्ड है। तो इसमें भी क्या सीधा था कि उसने सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में मर्डर कर दिया था, मर्डर नहीं कह सकते, उसको किल कर दिया था। मर्डर हम पहले मान लेंगे तो क्या ही होगा फिर, तो मतलब उसने किल कर दिया था, ठीक है, एक व्यक्ति को। तो जैसा कि हमको पता है कि जो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन है वो एक्सेप्शन 1 है, ठीक है, मर्डर के डेफिनेशन में। तो अगर ऐसा होता है तो उसे हम मर्डर न मान के, ठीक है, अगर ग्रेव प्रोवोकेशन में अगर कोई चीज मर्डर किया गया है तो उसको मर्डर न मान के हम उसको क्या मानते हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और इसमें जो पनिशमेंट होता है कम मिल जाता है। सेम चीज इसमें भी केएम नानावती वाले केस में जो अक्यूज था उसको मर्डर का सजा न देते हुए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर दिया गया था, एक केस है, ठीक है, पहला। दूसरा जो है वह है किरणजीत अहलुवालिया केस, जो कि 1989 का केस है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि किरणजीत अहलुवालिया जो थी एक मतलब भारतीय नारी थी या भारत की रहने वाली थी, जिन्होंने अपने पति को 1989 में बहुत बुरे तरीके से जला के मार दिया था, ठीक है, यूके में, ठीक है, यूके मतलब अरे वही अंग्रेजों के जगह पे, ठीक है, जाके। तो
इसमें क्या कहा किरणजीत ने कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सब लोग देख तो रहे हो कि मैंने उसको जला दिया, लेकिन आप एक क्यों नहीं देख रहे हो कि मेरे साथ 10 साल से फिजिकल, सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसा कहा गया क्या नाम है, किरणजीत अहलूवालिया के द्वारा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब इनिशियली उसको क्या कहते हैं कन्विक्ट कर दिया जाता है मर्डर के लिए और उसको जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, शुरुआत में, लेकिन बाद में जो ये इसका केस था उसका कन्विक्शन बाद में हटा दिया जाता है। ठीक है, और किस ग्राउंड पे, इनएडिक्वेट काउंसिल। ठीक है, और रिप्लेस कर दिया जाता है जो क्या नाम है मर्डर का चार्ज लगा था उसको वॉलंटरी मैनस्लॉटर से। तो जो वॉलंटरी मैनस्लॉटर है वह कम सेवियर है। अब वॉलंटरी मैनस्लॉटर और मर्डर में क्या डिफरेंस है, अब इसको समझने लेके जाएंगे तो भाई बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसको कभी टाइम मिलेगा तो उसको भी हम कवर कराएंगे, उसमें बहुत सारे केस लॉज हैं। ठीक, तो इसमें उसको क्या कहते हैं कि मर्डर की जगह पे उसको वॉलंटरी या वॉलंटरी मैनस्लॉटर में कन्वर्ट कर दिया गया इस केस को। ठीक है, और जो उसका अब क्या था कि भाई किरणजीत अहलूवालिया ने क्या कहा था कि उन्होंने उस टाइम क्या कहा कि मैंने ये सब किया जो वो एक प्रोवोकेशन में किया, लेकिन एज पर आर वैसे डफी जो केस था उसके लिए अगर आपने इसका यूज किया है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का तो वह सडन होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, जो कि किरणजीत अहलूवालिया के केस में नहीं था। तो एक चीज और याद रखना कि जो क्या नाम है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का केस होता है, ठीक है, उसमें जो लॉस ऑफ कंट्रोल जो होना चाहिए सडन होना चाहिए, ये इसमें हेल्प कहते हैं आर वैसे डफी में। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो किरणजीत अहलूवालिया को पार्शियल डिफेंस के तौर पर प्रोवोकेशन वाला नहीं मिला। ठीक है, लेकिन उसने सक्सेसफुली प्लीड कर दिया पार्शियल डिफेंस को। ठीक है, कि उसकी जो रिस्पांसिबिलिटी है वो डिमिनिश रिस्पांसिबिलिटी थी एज पर सेक्शन 2 ऑफ होमिसाइड एक्ट 1957। ठीक है, इस ग्राउंड पे कि अब जो नए एविडेंसेस आए थे उसमें दिखाया गया था कि जो नए मेडिकल एविडेंसेस आए उसमें दिखाया गया था कि भाई जो किरणजीत अहलूवालिया थी उसकी मेंटल रिस्पांसिबिलिटी बहुत कम थी। ठीक है, जो कि डेस्पर नहीं हो पाया था या नहीं आ पाया था जो पहले ट्रायल हुआ था जब उसको कन्विक्ट किया गया था। तो इससे क्या हुआ कि भाई देखो वो मेंटली उस टाइम उतना स्टेबल नहीं थी। ठीक है, डिमिनिश्ड मेंटल रिस्पांसिबिलिटी थी, तो इसलिए उसको कम सजा दिया गया। ठीक, तो यह एक ग्राउंड उसके लिए वर्क किया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन दो केसेस में क्या थे और पार्शियल डिफेंस क्या होता है। और इसी के साथ अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा तो मैं ऐसा कंसीडर कर सकता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, ताकि मैक्सिमम रीच बढ़ सके और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर चूजिंग माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी द भारतीय संहिता 2023। टेक केयर, बाय बाय।